आज हम लोग ये पढ़ना चाहते हैं कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन होता कैसे है, आखिरकार वैद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने आपको बताया, या उससे भी पिछली क्लास में आपको बताया गया कि अगर कोई भी चालक तार है, कोई भी कंडक्टर है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल अगर एक जगह से दूसरी जगह तक ऐसा फ्लो होता है तो उसके फ्लो होने से इलेक्ट्रिक करंट बनती है। ये हमने पढ़ा। अब हो सकता है जब ये बताया जाता है तो आपके मन में अजीब अजीब टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। स्वाभाविक है, आना भी चाहिए आपके माइंड में। आपके मन में क्वेश्चन आएंगे, ईगरनेस होगी तभी तो आप बाकी चीज़ें जानने की इच्छा करोगे, तभी आप सीखोगे। और जब तक आपके माइंड में कभी ईगरनेस नहीं आता तब तक आप कभी कुछ नया नहीं सीखते हैं। तो सबके मन में क्वेश्चन ये आ सकता है, और हो सकता है कुछ बच्चों के मन में आया भी हो कि अगर केवल चार्ज के चलने से, उसके फ्लो होने से इलेक्ट्रिक करंट अगर बनती है तो तार जो भी हमारे यहाँ घरों में पड़े रहते हैं, अगर कहीं कनेक्ट नहीं किया है हमने, या दुकानों में अगर कहीं कोई तार पड़ा हुआ है, तो क्या उसमें चार्ज चलते हैं या नहीं चलते। तो क्योंकि हम देखते हैं कि जो तार हमारे घर में पड़े रहते हैं, जैसे ये हमारे पास ये एक पड़ा हुआ है, कभी कभी आपको दिखा देते हैं बीच बीच में, तो ये जो पड़ा हुआ है इसमें मैं कहीं पर भी टच करता हूँ मुझे कोई करंट तो नहीं लगती। ये खुला हुआ तार है और मैं इसको टच कर रहा हूँ, मुझे कोई करंट महसूस नहीं हो रही। इधर भी खुला हुआ तार है, कोई करंट महसूस नहीं हो रही। मैं दोनों को एक साथ पकड़ता हूँ तो भी मुझे कोई करंट महसूस नहीं होती। तो सभी बच्चों के मन में क्या आ गया, अब बताएं, क्या इस कंडक्टर के भीतर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे। आंसर होंगे, क्योंकि धातु का बना हुआ है, कॉपर है, होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हमको करंट का शॉक नहीं लग रहा है तो सबके मन में अब एक बात आ गई, इसका मतलब है इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। नहीं चल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के चलने से क्या बनती, वैद्युत धारा, और हमको तो करंट का शॉक नहीं लग रहा है। इसका मतलब वैद्युत धारा नहीं बन रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चल, लेकिन ऐसा नहीं होता, चलते हैं। और चलते हैं तो फिर धारा क्यों नहीं बनती। तो इस तरीके के, जब आप ये सब पढ़ाई कर रहे होते हैं, इस तरीके के कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं। आज इन्हीं का सॉल्यूशन निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन, क्या ऐसे जो तार होते हैं क्या परमानेंटली उनमें से इलेक्ट्रॉन्स मूव करता रहता है, कितनी तेज चलता है वो इलेक्ट्रॉन, चलता है तो करंट बनती है कि नहीं बनती। हमने तो टच करके देखा, करंट तो नहीं बनी, तो क्यों नहीं बन रही अगर चल रहा है फिर भी, जबकि हमको तो बताया गया है इफ इलेक्ट्रॉन्स मूव्स करंट बन जाएगी, हमको तो ये बताया गया, तो क्यों नहीं बन रही है फिर, और बनती है तो झटका क्यों नहीं मारता। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन है। इसीलिए आज हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे जिसका नाम होगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा का बनना, कैसे बनती है आखिरकार इलेक्ट्रिक करंट। तो हम आपको बड़े बेसिक से लेके चलते हैं और आप एक एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, कब बनेगी कब नहीं बनेगी, सारा कुछ आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स जैसे अभी मैंने दिखाया कॉपर एक मटेरियल आपको दिखाया, तो मटेरियल का जो कोर टेम्परेचर होता है वो 0 केल्विन होता है, 0 केल्विन। और 0 केल्विन बहुत बहुत कम टेम्परेचर है, बहुत ही लो टेम्परेचर है, 0 केल्विन में बात कर रहा हूं। जैसे ये हमारे पास एक मटेरियल है, तो इसका जो कोर टेम्परेचर होगा वो होता है 0 केल्विन। 0 केल्विन, या हम इसको और क्या बोल सकते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इतना कम टेम्परेचर ये है, -273 डिग्री सेल्सियस। इतना कम टेम्परेचर है कि इसके अंदर जो एटम्स होते हैं ना, जो परमाणु होंगे पदार्थ के भीतर, उन परमाणुओं में जैसे बीच में क्या होता है, एक छोटा सा नाभिक, उसके आसपास चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन्स रहते, ऐसे ही और भी एटम्स होंगे, उसके आसपास कक्षा में चक्कर लगाने वाले ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बीच में छोटा सा नाभिक और आसपास चक्कर लगाने वाले इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स।
मैं एक टेम्पोरेरी फिगर बना के आपको केवल समझा रहा हूं। तो ये क्या है बीच में, अब आप देख रहे हैं न्यूक्लियस, और ये अगल बगल इसके चारों तरफ कौन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन लगातार इस नाभिक के चारों तरफ क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। तो कोर टेम्परेचर जो कि 0 केल्विन होता है, या हम यूं कहें कि -273 डिग्री सेल्सियस होता है, ये टेम्परेचर इतना कम टेम्परेचर होता है, इतना लो टेम्परेचर है कि इस टेम्परेचर पर पदार्थ के जो परमाणु होते हैं उनमें बाहरी कक्षा में चक्कर लगाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उनके पास बहुत कम एनर्जी रहती है। टेम्परेचर बहुत कम है तो ऊर्जा भी उनकी बहुत कम होती है, और इतनी कम एनर्जी रहती है कि ये सिर्फ परमाणु में नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाने का ही काम कर सकते हैं। इसके अलावा वो बेचारे कोई काम नहीं कर सकते, इतनी कम एनर्जी रहती है इनके पास। समझ आ गया क्या होता है? इतने कम टेम्परेचर पर जितने भी परमाणु इसके भीतर रहते हैं, उनमें नाभिक के चारों तरफ जो भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा बहुत कम होती है, और इतनी कम एनर्जी होती है कि वो केवल वैलेंसी को ही फुलफिल करने का काम कर पाते हैं। यानी कि नाभिक के चारों ओर जो उनको ड्यूटी दी गई है कि आपको चक्कर लगाना है, वो केवल उतना ही काम कर पाते हैं बहुत कम एनर्जी की वजह से। बात समझ में आई? तो कोर टेम्परेचर 0 केल्विन होता है, और उतनी टेम्परेचर पर क्या होता है, परमाणुओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा इतनी कम होती है कि वे केवल नाभिक के चारों ओर अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगा सकते हैं, अर्थात वैलेंसी को फुलफिल करने का काम ही कर पाते हैं। ठीक, तो ये इतना छोटा टेम्परेचर होता है जो कि एक मटेरियल का कोर टेम्परेचर है। लेकिन क्या आप मटेरियल्स को इतने टेम्परेचर पर रखते हो? जैसे आपके यहाँ पर ये तार अभी मैंने दिखाया आपके पास है, तो क्या आपने इस कंडक्टर को, इस तार को 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है? आंसर इज नो। हमने तो इसे अपने कमरे में रखा हुआ है, और हमारे कमरे का इस समय टेम्परेचर जो है वो करीब करीब 32-33 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। 32-33 डिग्री सेल्सियस के आसपास, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। और अगर 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, 27 डिग्री सेल्सियस होगा तो टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। आप सोचिए 27 डिग्री सेल्सियस, अगर हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें 273 जोड़ना पड़ेगा, और 273 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 300 केल्विन। तो
कोर टेम्परेचर 0 केल्विन होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। उस टेम्परेचर पर यह सिचुएशन होती है। लेकिन क्या आप जहां पर भी आपने अपने तार को रखा है, क्या वहां इतना टेम्परेचर है? आंसर नहीं है, इतना टेम्परेचर तो नहीं है, क्योंकि उसे हमने अपने कमरे पर रखा और हमारे कमरे का ताप तो 300 केल्विन से भी कैसा है, ऊपर है। 300 केल्विन तो तब होगा जब रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होगा। इसलिए हमारे रूम का टेम्परेचर तो 300 केल्विन से भी ऊपर है। और इतना टेम्परेचर मटेरियल के कोर टेम्परेचर से तो बहुत हाई है। आप देखिए एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 27 डिग्री सेल्सियस। और अगर केल्विन में हम इसे आपको बताएं तो 300 केल्विन। अब आप खुद सोचिए थोड़ा सा, ये टेम्परेचर कितना था? 0 केल्विन। और ये टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो केवल और केवल वैलेंसी को फुलफिल करने का ही काम कर पाते हैं, उनके पास एनर्जी बहुत कम रहती है। लेकिन 0 केल्विन की तुलना में 300 केल्विन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। 300 केल्विन टेम्परेचर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, लेकिन हमको ये ज्यादा महसूस नहीं होता क्योंकि हम इसी टेम्परेचर पर रहते हैं, तो हमको ये टेम्परेचर ज्यादा महसूस नहीं होता। अदरवाइज हम अपने जो भी मटेरियल्स हमारे पास हैं उन्हें हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, जो कि कोर टेम्परेचर की तुलना में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। अब इतने हाई टेम्परेचर होने से इस मटेरियल में क्या कंडीशन आती हैं उसको देखिए। ये जैसे कि हमने मटेरियल बनाया, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये कंडीशन है, जब रूम टेम्परेचर पर आप मटेरियल को रखे रहते हैं टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और उतना हाई टेम्परेचर होने से नाभिक के चारों तरफ जो ये इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं ना, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ गई? पता चला अब आपको क्यों? एनर्जी कम उनके पास कब रहती है? 0 केल्विन पर। लेकिन कमरे का ताप लगभग कितना है? 300 केल्विन, जो कि इसकी तुलना में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। अब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने से, टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो नाभिक के चारों तरफ जो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं ना अपने अपने ऑर्बिट में, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। और आप तो जानते हैं एनर्जी बढ़ जाती है जिसकी भी वो धरे थामे नहीं रहता, फिर समझते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन भी धरे थामे नहीं रहता और क्या करता है? तो ये क्या करता है, अभी इसके पास केवल उतनी ताकत थी, केवल उतनी एनर्जी थी कि वैलेंसी को फुलफिल करने का काम कर पा रहा था, बस इसी में बेचारा लगा हुआ था। लेकिन 300 केल्विन टेम्परेचर आते ही उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो वैलेंसी को फुलफिल करने के काम, उसकी जो ड्यूटी है उससे वो फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो अब वो क्या करेगा? ये एटम है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन था। ये मैं ऐसे ही टेम्पोरेरीली फिगर बना के आपको समझा दे रहा हूं। तो इतने टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ी, और एनर्जी बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन पहले केवल ऐसे ऐसे घूमने का काम कर रहा था, अब उसने क्या किया? ये ऐसा फ्री होके यहां पर आ गया। ये घूमने वाली ड्यूटी से क्या हो गया? मुक्त हो गया। और है क्या ये एक्चुअली? इलेक्ट्रॉन। तो घूमने की ड्यूटी से हो गया मुक्त, और है ये इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया मुक्त इलेक्ट्रॉन। और अंग्रेजी में क्या बोलने लगे इसको हम? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा है? क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन है? क्या ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है? या ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है? ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन का हमने क्या नाम रख दिया? फ्री इलेक्ट्रॉन। और ऐसा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के साथ थोड़ी ना होता है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, बहुत सारे एटम्स ऐसे हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई। अब अगर ये ऐसा चक्कर लगा रहा है, लगा रहा है, लगा रहा है, टेम्परेचर इतना आया, एनर्जी इसकी बढ़ गई, इसने भी ड्यूटी से, इसने भी अपनी ड्यूटी छोड़ दी।
ये इलेक्ट्रॉन ऐसा चक्कर लगा रहा था और एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा हो गई, तो एक बार ऐसा टाइम आया कि इसने छोड़ छाड़ के सब काम छोड़ दिया, इसने अपना ड्यूटी छोड़ दी। बात समझ आ रही है आपको? ये चीज है। तो अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आ गई? ओके। तो इतने टेम्परेचर पर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये हालत थी, इनके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लेकिन अब इस टेम्परेचर पर मटेरियल्स के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आप देख रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन भी हैं। जिन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं वो वाले धनावेशित कण भी है। भाई अगर इलेक्ट्रॉन बेटा इससे निकल जाएगा तो इसका चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो जहां जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया है वहां पॉजिटिव चार्ज भी आ चुका है। और हो सकता है अभी भी कुछ परमाणु ऐसे हों जिनका इलेक्ट्रॉन इतनी जोर से बंधा हुआ है कि इतना टेम्परेचर होने पर भी उसकी एनर्जी इतनी नहीं बढ़ पाई कि वो अपनी ड्यूटी से मुक्ति पा जाए। ऐसे भी आइटम हो सकते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर जो मटेरियल आपके पास होता है उसमें किस प्रकार की कंडीशन होती है? तो आंसर है उसमें इस तरह की कंडीशन होती है। उसमें क्या क्या होता है सोचिए। उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी हैं। इस टेम्परेचर पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इस टेम्परेचर पर मुक्त इलेक्ट्रॉन भी हैं। जिन परमाणुओं से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं वो वाले पॉजिटिव पार्टिकल्स भी हैं, धनावेशित कण। और हो सकता है इस टेम्परेचर पर भी पदार्थ के भीतर कुछ परमाणु ऐसे हों जिनके इलेक्ट्रॉनों के पास उतनी ताकत अभी भी नहीं आ पाई है कि वो ड्यूटी से क्या हो सके, मुक्त हो सके। तो अभी भी वो परमाणु बिल्कुल फिट बैठे हैं, अभी इनका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। तो रूम टेम्परेचर पर पदार्थ के भीतर कितने प्रकार के पार्टिकल होते हैं? 3। मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जिन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकल के जा चुका है वो वाले धनावेशित कण भी हैं। और कुछ ऐसे परमाणु भी हैं अभी जिनसे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। अब आपको समझ में आई ये चीज? अब ये इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हो चुके हैं ये कहां रहते हैं? क्या ये मटेरियल के बाहर चले जाते हैं? आंसर इज नो। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मटेरियल के बाहर नहीं जाते। देखो ये पूरा मटेरियल मैंने बनाया है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मटेरियल के अंदर ही है, ये बाहर तो नहीं गए। लेकिन परमाणुओं के बीच बीच में ये जो जगह पड़ी है ना, इसको बोलते हैं लैटिस जालक बोलते हैं। तो बीच बीच में जो जगह पड़ी है वहां पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और ये रुके नहीं रहते क्योंकि इनके पास एनर्जी ज्यादा है, तो ये रुके नहीं रहते हैं। ये लगातार क्या करते रहते हैं? लगातार ये चलते फिरते रहते हैं। बस फर्क इतना होता है कि इस वक्त वो जिस स्पीड में चलते हैं ये स्पीड बहुत ज्यादा उनकी होती है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। एक के बाद 5 जीरो आपको लगाने पड़ेंगे। 1,00,000 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 1,00,000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। इतनी हाई स्पीड इनकी होती है। ये जो बाहर निकल के आ गए तो पदार्थ से बाहर नहीं गए, परमाणु से बाहर आए हैं, अभी भी मटेरियल के भीतर ही आपको मिलेंगे। और क्या बताया मैंने? इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। कितनी? लगभग 10⁵5 मीटर पर सेकेंड। और ये 10⁵5 मीटर पर सेकेंड से लगातार चलते रहते हैं। बस फर्क इतना होता है कि इनके चलने का कोई ना तो कोई निश्चित दिशा है और इनकी चाल भी लगातार बदलती जाती है। हमने 10⁵5 एक एवरेज बता दिया है, कभी थोड़ी कम भी रहेगी, उससे थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। तो इस वक्त उनके चलने की ना तो कोई निश्चित चाल होती है और ना ही कोई निश्चित दिशा रहती है, लेकिन लगभग 10⁵5 मीटर पर सेकेंड रफ्तार से ये लगातार चल रहे होते हैं। और एक चीज मैं बताऊं, रूम टेम्परेचर पर जो धातुएं होती हैं, धातुएं
उनके अंदर एक घन मीटर में, एक घन मीटर में 10 की घात 29 के आसपास इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 टू द पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इतने ज्यादा नंबर में। कुछ मेरी बात आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो एक काम करते, पहले ये चीजें नोट करते चलते हैं जरा, ताकि आप भूलें नहीं। तो एक चीज क्या आपने समझी कि रूम टेम्परेचर पर पदार्थ के भीतर कौन होता है? रूम टेम्परेचर पर पदार्थ के भीतर 3 तरह के पार्टिकल हैं। एक कौन सा पार्टिकल है? जिसे हम बोल रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। दूसरा कौन सा पार्टिकल है? परमाणु अभी भी होंगे जिनसे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले हैं। परमाणु जिनसे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले। और थर्ड में कौन सा पार्टिकल हो सकता है इनके पास? जिन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं वो वाले धनावेशित कण। तो रूम टेम्परेचर पर मटेरियल के भीतर इतने 3 प्रकार के ये पार्टिकल आपको मिलते हैं। ठीक, इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उनका नंबर क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग 10 टू द पावर 29 प्रति घन मीटर होती है। धातुओं के भीतर एक आयतन में, एकांक आयतन में लगभग 10 की घात 29 इलेक्ट्रॉन्स, 29 मुक्त इलेक्ट्रॉन ये मिलते हैं। इतना ज्यादा नंबर होता है इनका। ठीक है, ये बात समझ आ रही ना आपको? अच्छा, और क्या बताया मैंने आपको? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लगभग 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अनियमित गति करते रहते हैं। ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पदार्थ के भीतर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पदार्थ के भीतर लगभग 10 की घात 5 मीटर पर सेकेंड, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पदार्थ के भीतर लगभग 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से अनियमित, अनियमित मतलब इरेग्युलर, अनियमित गति करते रहते हैं। ठीक है, इतनी हाई स्पीड में ये लगातार मेटेरियल के भीतर चलते रहते हैं। इस वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का इस वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग, ऊष्मीय वेग मतलब थर्मल वेलोसिटी, इस वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग कहा जाता है।
इस वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग कहा जाता है। ठीक है, आपको ये बात समझ आ रही है? अच्छा, फिर से एक बार बता दीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। कोर टेम्परेचर कितना होता है बताइए? 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। उस टेम्परेचर पर जो मटेरियल होता है उसमें कितने प्रकार के पार्टिकल होते हैं? 3 प्रकार के, केवल एक प्रकार का पार्टिकल, और वो कौन सा? एटम्स, बस। क्यों? क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये नाभिक के आकर्षण बल के विरुद्ध अपनी ड्यूटी छोड़कर मुक्त हो सके, नहीं होता, इसलिए इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। आप बताइए, आप मटेरियल को कहां रखते हैं, किस टेम्परेचर पर रखते हैं? क्या आप उसे 0 केल्विन पर रख पाते हैं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग जहां भी रहते हैं वहां का टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस थोड़ी है, ये तो बहुत कम टेम्परेचर है। तो हम जहां रखते हैं अपने रूम में रखते हैं, उस रूम टेम्परेचर लगभग कितना होता है? 300 केल्विन, जो कि 0 केल्विन की तुलना में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, वेरी हाई टेम्परेचर। इतना हाई टेम्परेचर होने से जो पदार्थ होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो नाभिक के आकर्षण बल के विरुद्ध जाते हैं और अपनी ड्यूटी से मुक्त हो जाते हैं, और यहां पर जो जगह बनी रहती है बीच में, वहां पर घूमना फिरना स्टार्ट कर देते हैं। एकांक घन मीटर में, प्रति घन मीटर में, एक आयतन में लगभग कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं मेटल धातुओं में? लगभग 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? क्या ये निकल के ऐसा आके यहां खड़े हो जाते हैं, या ऐसा निकल के आते हैं इसके बाद फिर इनका चलना फिरना स्टार्ट ही बना रहता है? परमाणु से निकलने के बाद ये एक जगह पर खड़े हो जाते हैं, या परमाणु से निकलने के बाद परमाणु के बीच जो जगह पड़ी उसमें बड़ी जोर से चलते फिरते रहते हैं? तो चलते फिरते रहते हैं, और थोड़ी स्पीड में नहीं चलते, 10⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लगातार चलते हैं, और अनियमित गति करते हैं। अनियमित गति करने का मतलब क्या है? अनियमित गति का मतलब है ना तो उनकी गति का कोई निश्चित चाल होती है और ना ही कोई निश्चित दिशा होती है। बात समझ में आ गई? तो अब जब आप इतना समझ गए हो तो अब आप मुझे बताइए, ये मैंने जो शुरुआत में आपको कंडक्टर दिखाया जो कि कॉपर का बना हुआ है, ठीक है, इसके भीतर जो भी परमाणु होंगे, कितने प्रकार के पार्टिकल हैं पहले ये बताइए इसके भीतर? 1 प्रकार के कि 3 प्रकार के? सोच लो, 1 प्रकार का, 3 प्रकार के। क्यों 3 प्रकार के क्यों होंगे? क्योंकि इस समय ये मटेरियल रूम टेम्परेचर पर है। वेरी गुड। तो हटाओ, छोड़ो तीनों को, एक को ले केवल। मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में बताइए, इसके प्रति एकांक घन मीटर में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे? 10⁻29। इतने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन एक एक घन मीटर में। समझ में आया? ओके। और वो क्या कर रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कर रहे हैं? क्या वो अपनी एक जगह पर, किसी जगह पर बढ़िया आराम से कुर्सी डाल के बैठे हैं, खड़े हैं, या वो लगातार चल रहे हैं? लगातार चल रहे हैं। रूम टेम्परेचर है ना। अगर लगातार चल रहे हैं, कितनी स्पीड में चल रहे हैं? 10⁵5 मीटर पर सेकेंड, 1,00,000 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चल रहे हैं। बात समझ में आई? उनकी गति कैसी है? कोई गति का नियम है कि अनियमित गति है? अनियमित गति है, कोई निश्चित दिशा नहीं है। कभी वो इधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कोई गति का दिशा नहीं है, ना उनकी कोई निश्चित चाल है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब आप भी समझने लगे कि ये जो कंडक्टर है रूम टेम्परेचर पर, इसके भीतर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो सब लगातार क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनों के गति करने से क्या बनती है? तो बन रही होनी चाहिए। तो हम तो टच कर रहे हैं, हमको तो झटका नहीं लग रहा है। तो करंट बन रही कि नहीं बन रही है? बन रही है? नहीं बन रही है। बेटा करंट बन रही होती तो हमने तो इसको टच कर लिया ना, देखो ऐसे। तो हमको क्या करंट मारनी चाहिए थी, करंट का झटका लगना चाहिए था। तो करंट नहीं बन रही है। तो देखो रूम टेम्परेचर पर इसके भीतर के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार गति कर रहे हैं।
लेकिन इसमें करंट नहीं बन रही है। दोनों बातें सही हैं। तो चल रहे हैं फिर भी करंट नहीं बन रही है, और इस समय वो जिस स्पीड में चल रहे हैं उस स्पीड का नाम क्या रखा हमने? उस वेग का नाम रखा गया है ऊष्मीय वेग, थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी क्यों नाम रखा हमने इसका? थर्मल का मतलब हीट, ऊष्मा। थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट, ऊष्मा। तो हमने इसका नाम ऊष्मीय वेग क्यों रखा? हमने इसका नाम ऊष्मीय वेग इसलिए रखा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अलग ही किस वजह से हुए हैं परमाणु से? टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हो गया तो इन्होंने अपने अपने परमाणुओं को छोड़कर बीच में घूमना फिरना शुरू कर दिया, तो हीट की वजह से तो अलग हुई, और हीट की वजह से ही इनमें यह स्पीड आ गई है। इसलिए हमने इसका क्या नाम रखा है? ऊष्मीय वेग, थर्मल वेलोसिटी। तो दोनों बातें सही हैं। लगातार जहां कहीं भी, दुकान में, आपके घर में, हमारे घर में, जहां कहीं भी ये कंडक्टर पड़ा है उसके भीतर सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। और ना सिर्फ चल रहे हैं, बड़ी जोर से चल रहे हैं। देख लो ना स्पीड। उसके बावजूद भी ये सब मिलकर करंट नहीं बनाते। आप जानते हैं क्यों करंट नहीं बनाते? क्योंकि इनका चलना अनियमित है, इनके चलने का कोई नियम नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें मैं इसकी बात करता हूं। अगर मैं यहां पर मैं चाहता हूं कि मैं इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना चाहता हूं, तो मैंने ये क्रॉस सेक्शन यहां पर बना लिया। हमने यहां पर एक क्रॉस सेक्शन बना दिया, हम एक गेट बनाया और यहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स को गिनने की मशीन लेके खड़े हो गए। देखना चाहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स पार हो रहे हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसा पार होंगे तो करंट बनेगी। तो हम क्या देखते हैं, अब आप सोचो इतने सारे तो इलेक्ट्रॉन है इसके भीतर 10⁻29 की संख्या में। तो जब हम ये क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, यहां पर ये गेट लगाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, क्योंकि गति भी इनकी कैसी है? अनियमित है। इनकी गति का कोई नियम तो है नहीं। तो हमने क्या देखा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर उसने गेट को पार किया, लेकिन उसी वक्त एक दूसरे इलेक्ट्रॉन ने ऐसा पार कर दिया। तो इधर गया पॉजिटिव वेलोसिटी, इधर गया तो नेगेटिव वेलोसिटी। नेट कितना हो गया? 0 हो गया। ये प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। जब भीड़ बहुत ज्यादा होगी और अनियमित गति होगी तो यह संभावना है कि जहां कहीं भी आप गेट लगाओगे, जहां कहीं भी आप इलेक्ट्रॉन को काउंट करने जाओगे, तो अगर 1 लाख इलेक्ट्रॉन ऐसा पार होंगे इस गेट से, तो संभावना है कि उसी समय पर 1 लाख इलेक्ट्रॉन इस दिशा में भी पार हो जाएं। तो 1 लाख ऐसे पार हुए, उसी वक्त, उसी क्षण बिल्कुल 1 लाख ऐसे पार हो गए। फिर से नेट फ्लो कितना हो गया इलेक्ट्रॉन्स का? 0। इलेक्ट्रॉनों का नेट प्रवाह कितना हो गया? 0। इसलिए करंट नहीं बन पा रही है। तो ये जो ऊष्मीय वेग है, ये ऊष्मीय वेग क्योंकि इरेगुलर होता है, अनियमित है, इसका कोई नियम नहीं है, इसलिए कंडक्टर के किसी भी स्थान पर आप खड़े होकर देखेंगे तो एक ही समय पर जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाते हुए आपको नजर आएंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन, संभावना है कि उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते नजर आएंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉनों का जो नेट प्रवाह होगा वो कैसा हो जाएगा? 0 हो जाता है। और इलेक्ट्रॉनों का जब नेट फ्लो 0 हो जाता है, इसी वजह से ये जो ऊष्मीय वेग होता है ना, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं फिर भी करंट नहीं बना पा रहे हैं। करंट का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। करंट का फॉर्मूला आप जानते हैं, I = NE/T। आप याद करें, Q बराबर IT होता है और Q बराबर NE भी होता है। तो IT = NE, तो I = NE/T। अगर इलेक्ट्रॉन्स का नेट नंबर 0 रहेगा तो करंट भी कैसी रहेगी? इसीलिए जब भी इलेक्ट्रॉन्स ऊष्मीय वेग से गति कर रहे होते हैं तो कंडक्टर में करंट नहीं बन पाती। अब आपको समझ में आया क्यों नहीं बन पा रही? क्योंकि संभावना क्या है? फिर से सुनिए इस चीज को अच्छे से। संभावना यह है कि चालक तार के किसी भी क्रॉस सेक्शन से एक ही समय में जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं
उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर भी आ जाते हैं। इसलिए इस क्रॉस सेक्शन को 1 सेकेंड में पार करने वाले इलेक्ट्रॉनों का नेट नंबर कितना हो जाता है? 0, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू भी कितनी हो जाती है? 0। इसलिए इलेक्ट्रॉन चलते तो हैं, लेकिन इनके चलने की वजह से परिपथ में करंट नहीं बन पाती, कंडक्टर में करंट बनती ही नहीं है। अब आप मुझे बताएं, क्या जो मैं समझाना चाहता हूं आपको समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में? भीड़ भाड़ जब बहुत ज्यादा होती है तो ये संभावनाएं बढ़ जाती। तो ऐसी सिचुएशन पर अब हम इसको थोड़ा सा नोट कर देते हैं। क्या मैंने लिखा कि ऊष्मीय वेग कहा जाता है। अब इस स्थिति में इस स्थिति में सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य रहता है। औसत ऊष्मीय वेग शून्य रहता है मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि मटेरियल के भीतर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अगर हम औसत ऊष्मीय वेग निकाल लें। औसत ऊष्मीय वेग कैसे निकालेंगे? सभी के ऊष्मीय वेगों को जोड़ करके इलेक्ट्रॉनों के नंबर से भाग दे देंगे। औसत कैसे निकालते हैं? अगर हम आपको बोले क्लास के सभी बच्चों के भार का औसत निकालो, तो सभी का भार जोड़ेंगे और बच्चों की संख्या से भाग दे देंगे। ये तो करना पड़ता है। तो औसत ऊष्मीय वेग कैसा होता है? शून्य रहता है। अर्थात अगर हम ये मान लें कि एक मटेरियल है जिसके भीतर n इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उनमें से पहले इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग कितना है? u1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग u2, तीसरे का u3 और ऐसा करते करते nवें का कितना? un। तो सभी का औसत ऊष्मीय वेग कैसे निकालेंगे? सबको आपस में ऐड कर देंगे और इसके बाद n से क्या कर देंगे? डिवाइड, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 के बराबर आ जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है कि इस स्थिति में सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य रहता है। अर्थात u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट un अपॉन n इज इक्वल टू 0। यही कारण है कि यद्यपि मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक तार के भीतर बहुत तीव्र गति से चलते हैं, परंतु इस ऊष्मीय वेग के कारण चालक तार में वैद्युत धारा नहीं बनती। चालक तार में वैद्युत धारा नहीं बनती है। तो ये देखिए, यही तो पढ़ रहे हैं वैद्युत धारा का बनना। तो इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पर मेटेरियल के भीतर हैं, दौड़ भी रहे हैं बड़ी हाई स्पीड में, बावजूद इसके उसमें करंट नहीं बन रही है। और यही रीज़न है कि मैं इसको टच भी कर लेता हूं तो भी मुझे करंट नहीं लगती। ठीक है, तो बताइए इसके भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं कि नहीं है? हैं। चल रहे हैं कि रुके हैं? कितनी स्पीड में चल रहे हैं?
10⁵ मीटर पर सेकेंड। नाम क्या रखा उस चाल का? ऊष्मीय वेग। अगर चल रहे हैं तो करंट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए था, लेकिन बन रही है कि नहीं बन रही है? कैसे पता? टच कर रहे हैं, झटका नहीं लग रहा है, ऐसे मालूम हमको। तो क्यों नहीं बन रही है भाई? क्योंकि क्राउडिंग बहुत ज्यादा होने से यह संभावना अधिक हो जाती है कि अगर किसी भी जगह पर हमने एक एरिया बनाया, क्रॉस सेक्शन बनाया, तो उस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में इधर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या है उतनी ही संख्या उसी 1 सेकंड में इधर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की है। इसलिए नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा हो जाता है? 0, जिसकी वजह से उनसे करंट नहीं बनती। तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, धारा नहीं बन रही, तो ऊष्मीय वेग धारा नहीं बनाती है। अगर ऊष्मीय वेग धारा नहीं बनाती तो धारा कैसे बनती है? फिर ये धारा कैसे बन जाती है कंडक्टर में जब हम बैटरी से जुड़ते हैं? तो जब आप बैटरी से जुड़ते हैं तो उसके एक्शन बदल जाते हैं थोड़े से। आप एक काम करें, इन्हें नोट कर लें, इसके बाद अब हम आपको बताते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय वेग जो होता है वो वैद्युत धारा नहीं बनाता। अब हम देखते हैं कि कंडक्टर्स में वैद्युत धारा बनती कैसे है आखिरकार, उसको देखना है हमको। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए प्लीज जल्दी से। एंड आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही है। ठीक है, ओके, नोट करिए जल्दी से। तो अभी तक हमने देखा कि ऊष्मीय वेग चालक तार में वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं करवा सकता। ठीक, तो फिर चालक तार में वैद्युत धारा कैसे बनती है? चालक तार में वैद्युत धारा ना बनने का कारण क्या देखा आपने कि अगर हम चालक तार में एक क्रॉस सेक्शन बनाते हैं तो एक ही समय में इधर से इधर और इधर से इधर पार करने वाले इलेक्ट्रॉनों का नंबर लगभग कैसा हो जाता है? बराबर। तो औसत ऊष्मीय वेग 0 हो जाता है, या नेट प्रवाह इलेक्ट्रॉनों का कैसा हो जाता है? 0, जिनकी वजह से धारा नहीं बन पाती। ठीक है, सोचिए थोड़ा सा, अगर हम कोई ऐसा अरेंजमेंट कर दें, कि जो हमने क्रॉस सेक्शन बनाया उस क्रॉस सेक्शन में पर सेकेंड इधर से इधर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो हो, लेकिन वापस आने वाले इलेक्ट्रॉन ना हो, तो उस सिचुएशन पर क्या इलेक्ट्रॉन्स का नेट फ्लो 0 हो पाएगा? उस समय इलेक्ट्रॉन्स का नेट फ्लो 0 नहीं होगा, और अगर 0 नहीं होगा तो करंट बन सकती है। तो अब हम ये करवाना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि मटेरियल के भीतर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, हम चाहते क्या हैं? देखो कि मटेरियल के भीतर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन कोई भी क्रॉस सेक्शन में बनाऊं, उसमें से केवल एक डायरेक्शन में पार करें, या तो केवल इधर ही चलें और या तो खाली इधर ही चलें। ऐसा ना करें कि 1 सेकंड में इधर से इधर 1 करोड़ गए और उसे 1 सेकंड में 1 करोड़ इधर से इधर आ गए, कराए पे पानी फेर दिया उन्होंने। ये नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं चाहे धीरे चलें, लेकिन चलें सब एक डायरेक्शन पे। तो अगर क्रॉस सेक्शन में एक तरफ एक दिशा में 1 सेकंड में इधर से इधर 1 लाख इलेक्ट्रॉन पार करेगा, कोई इधर नहीं आएगा, तो नेट फ्लो 0 नहीं होगा। और अगर नेट फ्लो 0 नहीं हुआ, हो सकता है करंट बन सकती है, क्योंकि करंट मेनली इसीलिए नहीं बनी क्योंकि नेट फ्लो 0 हुआ जा रहा था। करंट बन सकती है। तो अब हम क्या करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं या जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, किसी एक ही दिशा में हम ले जाना चाहते हैं। तो अगर किसी एक ही दिशा में आप इलेक्ट्रॉन चलाना चाहते हैं तो दूसरी दिशा वाले इलेक्ट्रॉनों को आप कैसे कन्विंस करेंगे? कैसे समझाएंगे कि नहीं भैया तुम इधर मत जाओ, तुम भी चलो, उधर ही चलो सब लोग? ऐसे कैसे समझाओगे आप? तो उनको हम समझा तो नहीं सकते, उनके पास आप जैसा माइंड तो है नहीं। हम उनको क्या करेंगे? जब कोई समझता नहीं है तो आप क्या करते हो? जबरदस्ती। जब कोई बात नहीं समझता तो आप क्या करते हो? फिर आप अपना कोई दूसरा तरीका लगाते हो। तो इलेक्ट्रॉन हमारी बात तो मानेंगे नहीं, तो हम दूसरा तरीका लगाते हैं, और एक ऐसा तरीका जो सभी इलेक्ट्रॉन्स को, सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन पे चलने के लिए मजबूर कर दें। यानी कि हम सभी इलेक्ट्रॉन्स पर एक ही दिशा में क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। समझ में आया? अब कहना आसान है, करना कठिन है। 1 घन मीटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10⁻29। सब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाइए, आपके पास केवल 10 उंगलियां हैं। आप कैसे लगाओगे फोर्स? यू कांट, आप कर ही नहीं सकते।
अब क्या करा जाए, एक तरीका लेकिन है हमारे पास। हम चाहें तो 10 टू द पावर 29 नहीं, 10 टू द पावर 58 इलेक्ट्रॉन भी हो जाए ना कहीं, हम एक साथ सब पे फोर्स लगा सकते हैं। हम एक साथ सब पे फोर्स लगा सकते हैं। क्या तरीका है हमारे पास? हमारे पास तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड का तरीका, वैद्युत क्षेत्र का तरीका। कैसे? सुनो, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है। इस पर आवेश है, नेगेटिव चार्ज है इस पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हर चार्ज पार्टिकल पर क्या कर सकता है? फोर्स लगा सकता है। तो हम नहीं लगाने जाएंगे, अब हम किसको लाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को लाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को लाएंगे, उसको हम समझाएंगे, उसको ऑर्डर करेंगे, और वो जो होगा वो सारे इलेक्ट्रॉन पर एक ही दिशा में फोर्स लगाएगा और सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक ही दिशा में चलने के लिए मजबूर कर देगा। देखते हैं करंट बनी कि नहीं बनी, समझ में आया? तो और आप जानते हैं, चलिए खैर मैं उसको आपको करके दिखाता हूं, बना के देखिएगा। उसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से लेके आएंगे, कैसे लगाएंगे? बड़ा आसान है। आप बैटरी, जो भी जिस कंडक्टर पे भी आप वैद्युत क्षेत्र बनाना चाहते हैं, उसके दोनों सिरों को आप क्या कर दो? बैटरी के दोनों टर्मिनल्स से जोड़ दो। एक तरफ प्लस होगा, एक तरफ माइनस होगा, अपने आप प्लस से माइनस की ओर क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। बन गई बात हमारी। देखिए कैसे। उसके लिए मैंने एक काम किया, मैं इधर आपको समझाता हूं। देखिए, ये मैंने मटेरियल ले लिया, ठीक, और ये कंडक्टर मान लिया हमारे पास एक है। इस कंडक्टर पर मैंने कुछ नहीं किया। फिलहाल जब कुछ नहीं करेंगे, रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का चाल चलन कैसा होगा? देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर भागा जा रहा है, चलने की कोई निश्चित दिशा तो है नहीं उनकी। एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर भागा जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन उसी वक्त इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन उसी वक्त इधर की तरफ जा रहा है, ऐसा जा रहा है। भाई अभी आपने देखा ना, रूम टेम्परेचर पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है, इतनी हाई होती है कि कुछ कहने की बात नहीं, 10⁵ मीटर पर सेकंड। लेकिन नियम नहीं है कोई, इतने इलेक्ट्रॉन है, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, पता नहीं कौन किधर जा रहा है, चलने का कोई निश्चित दिशा ही नहीं है। तो इस तरीके से कोई ऐसे 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 कैसा भी बना लो आप, ठीक है, इतने से ही आप समझ लो। तो इतने इलेक्ट्रॉन हमने इसमें शो कर दिए। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने देखा, इसी से मैं आपको समझाऊंगा। अभी ये वो वाली कंडीशन है जब रूम टेम्परेचर पर मटेरियल ऐसे ही रखा है। हमने क्या किया, इस चालक तार के दोनों सिरों को, चालक तार बहुत मोटा बनाया है, अदरवाइज कंडक्टर बस इतना पतला सा होता है। आप देख सकते हैं कितने पतले पतले कंडक्टर होते हैं इस पे, जानते हैं, आपने देखा हुआ, नहीं भी दिखाई पड़ रहा है तो आप जानते हैं बखूबी। उसमें इलेक्ट्रॉन चल रहा है और मैंने तार के दोनों सिरों को क्या कर दिया, तार के दोनों सिरों को एक बैटरी के टर्मिनल्स से हमने जोड़ दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल से हमने जोड़ा, तार का ये वाला सिरा कैसा हो गया, पॉजिटिव पोटेंशियल, और इस सिरे का पोटेंशियल कैसा हो गया, नेगेटिव पोटेंशियल। और चालक तार के भीतर अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, वो नेगेटिव पोटेंशियल है, तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। पहले क्या बनाया हमने, बैटरी लगाई, बैटरी से तार के दोनों सिरों के बीच में क्या उत्पन्न हुआ, तो आंसर है चालक तार के दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि एक जगह का देखो, तार के एक सिरे का पोटेंशियल कैसा हो गया, हाई, और एक सिरे का पोटेंशियल कैसा हो गया, लो। दोनों में अंतर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया अंतर। अगर ऐसा होगा तो अंतर 0, लेकिन एक सिरे का पोटेंशियल हाई हो गया, एक सिरे का लो हो गया, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ गया। किस चीज का डिफरेंस? विभव का अंतर। इसलिए क्या उत्पन्न हो गया, विभवांतर। इस विभवांतर की वजह से चालक तार के भीतर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, E = dV/dr, पढ़ा है फॉर्मूला। अगर कहीं विभवांतर है और कुछ डिस्टेंस है,
विभवांतर है दो बिंदुओं के बीच और उनके बीच कुछ डिस्टेंस है, तो उसके बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगी? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो यहां इसके भीतर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। किधर से किधर की तरफ उत्पन्न हो जाता है? किधर से किधर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है? प्लस से माइनस कि माइनस से प्लस? प्लस टू माइनस, इस तरीके का एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो जब हमने बैटरी के टर्मिनल्स लगाए तो सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ? विभवांतर। विभवांतर की वजह से कौन उत्पन्न हो गया? प्लस से माइनस की तरफ चालक तार के भीतर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक, अब ये हमने बाहर बनाया है, पर आपको याद रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस अंदर लगा हुआ है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर की तरफ लग गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज पार्टिकल पर क्या करता है? बल लगाता है, फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रॉन पर किधर की तरफ लगाता है बल? याद है आपको? धनावेश पर किधर की तरफ लगाता है और ऋणावेश पर किधर की तरफ लगाता है? जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो धन आवेश पर अपने अनुदिश बल लगाता है, लेकिन ऋण आवेश पर अपनी विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? प्लस से माइनस। पर ये सब कौन है? ये तो सब फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है, तो इन पर किधर की तरफ बल लगाएगा? ये अपनी विपरीत दिशा में। तो हर इलेक्ट्रॉन पर इसने इधर की तरफ फोर्स लगाना शुरू कर दिया। देखिए, इधर की तरफ फोर्स लगाना शुरू कर दिया। किधर की तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो आप चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आप समझ सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र हर ऋणावेशित कण पर अपनी विपरीत दिशा में एक एक बल लगाता है। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इन सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी विपरीत दिशा में बल लगाएगा, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है तो हर इलेक्ट्रॉन पर इस दिशा में बल लग रहा है। ठीक है, इस दिशा में बल लगा। या तो आप और एक तरीके से समझ सकते हैं, ये सिरा कैसा है? नेगेटिव है। ये सिरा कैसा है? पॉजिटिव है। और हम बात किसकी कर रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की। इलेक्ट्रॉनों के पास कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। और नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव। इसलिए सभी इलेक्ट्रॉनों को किधर की तरफ खींचा जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। तो चाहो तो आप पोटेंशियल की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से समझ सकते हो कि हर इलेक्ट्रॉन पर किधर की तरफ बल लगेगा? इधर की तरफ। या तो आप ऐसे समझ सकते हो, चार्ज से समझ सकते हो। ठीक है, कि प्लस अपनी ओर खींच लेगा सारे इलेक्ट्रॉनों को। तो सभी इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ बल लगाया जाने लगा। कौन लगाने लगा? वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र सभी इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगाता है? बल लगाता है। और इस बल की एक निश्चित दिशा है। देखिए किधर की तरफ बल लगाता है, बताइए? बल लगाता है सब पर इधर की तरफ। अब याद रहेगा ये आपको। तो सभी इलेक्ट्रॉनों पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लगेगा? तो आंसर है E इंटू ई के बराबर फोर्स लगता है। आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतनी तो बल लगता है। F बराबर Q इंटू ई बताया गया था आपको। तो Q आवेश है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर सब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश E होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम नहीं मान ली। तो सब पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा और कितना होगा? वो स्मॉल e इंटू कैपिटल E के बराबर फोर्स लगेगा। अब देखो, सारी इलेक्ट्रॉन, कोई इधर जा रहा था, 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 अपने थर्मल वेलोसिटी की वजह से। लेकिन जैसे ही हमने बैटरी को कनेक्ट किया, हर इलेक्ट्रॉन पर इधर की तरफ स्मॉल e इंटू कैपिटल E के बराबर फोर्स लगने लगा, जिसकी वजह से सभी इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ थोड़ा थोड़ा खिसक जाते हैं। जिस तरह फोर्स लगेगा थोड़ा थोड़ा तो खिसकेंगे। अब आप ही सोचिए, आप थोड़ा सा एक चीज को सोचिए। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा था, और आप इधर से आए और आपने हल्का सा ऐसा फोर्स लगा दिया, ऐसा। अब वो क्या करेगा? ऐसे चलते चलते, ऐसे तो जा रहा था, फोर्स लग गया तो हल्का सा ऐसा खिसक जाएगा वो।
ड्रिफ्ट एक वर्ड है, ड्रिफ्ट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अनुगमन, DRIFT, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का हिंदी मीनिंग होता है खिसकना। खिसकना किसको कहते हैं, थोड़ा सा इसको समझिए। जैसे एक रोड है जिसमें 10 बच्चे एक साथ दौड़ रहे हैं, 10 बच्चे एक साथ दौड़ रहे हैं, ये सब एक ऐसे 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 सब 10 बच्चे ऐसे एक साथ दौड़ रहे हैं। हम क्या देखते हैं कि 2 बच्चों की दौड़ते समय आपस में बार बार टक्कर हो जाती है, तो हम कहते हैं कि तुम थोड़ा सा उधर खिसक जाओ। तो वो कैसे करता है, वो ऐसे दौड़ते हुए जा रहा था, जाते जाते हल्का सा ऐसे चल के खिसक जाता है वो। मतलब ऐसा वो चल रहा था अपनी लाइन में, ऐसा चलते चलते थोड़ा सा उसको उधर खिसकना है, तो ऐसा चलते चलते थोड़ा सा खिसकेगा और तब दौड़ना शुरू कर देगा। तो ये जो चीज है, इस चीज को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, अनुगमन इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, अनुगमन। हिंदी में एक दूसरा नाम भी रखते हैं, अपवाह। क्या नाम रखते हैं, अपवाह। हिंदी में एक और नाम है घसीट, घसीटा गया, ऐसे चल रहा था, घसीट के इधर कर दिया हमने उसको। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अगर नदी में 2 बोट ऐसे जा रही हैं, अगल बगल 2 बोट जा रही हैं और आपकी बोट दूसरे की बोट से टकरा जाती है, तो पानी में बोट चल रही है और आपकी बोट एक दूसरी बोट से टकराती है, तो क्या होता है, जब ऐसे चलते चलते बोट टकराई, दोनों बोट थोड़ा थोड़ा खिसक जाते हैं, थोड़ा दूर हो जाती हैं, फिर चलना शुरू कर देती हैं। तो उस समय वो जो खिसकना इसका है ना, उस शब्द को हम बोलते हैं अंग्रेजी में ड्रिफ्ट, हिंदी में अनुगमन भी बोला जाएगा, अपवाह भी बोला जाएगा, घसीट भी उसको बोला जाएगा। तो अब आप सोचिए, सारे इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऊष्मीय वेग से लगातार गति कर रहे थे। अब जैसे ही हमने बैटरी जोड़ा, हर इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव टर्मिनल की ओर एक फोर्स लगा और उस फोर्स की वजह से ये सभी इलेक्ट्रॉनों को अब क्या करना पड़ेगा, बड़ी हाई स्पीड में चल रहे हैं, थोड़ा सा फोर्स ऐसा लग गया तो ये हल्का सा इधर की तरफ क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं कि हल्का सा उस तरफ क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा, खिसक जाएगा। कैसे खिसकेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये चलते चलते यहां जाना चाहता है, तो ये किस वेग की वजह से चलते चलते यहां जाना चाहता है, ऊष्मीय वेग की वजह से। लेकिन जब हमने बैटरी जोड़ दी तो इस इलेक्ट्रॉन पर इधर की तरफ एक बल लगने लगा और उस बल की वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर भी चलना चाहेगा, चाहेगा कि नहीं चाहेगा, ऊष्मीय वेग की वजह से वो इधर जाना चाहता है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पर जो ये बल स्मॉल e इंटू ई इधर की तरफ लगा, उसकी वजह से थोड़ा सा ही सही, लेकिन वो किधर की तरफ चलना चाहेगा, बताओ। अरे ऊष्मीय वेग की वजह से इधर जा रहा है, ये बल किस दिशा में लगा, उस पर इधर की तरफ लगा कि नहीं लगा, तो ये वाला बल लग करके भी तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा इधर चलाना चाहेगा। तो इस बल की वजह से वो किधर जाना चाहता है, इधर जाना चाहता है। समझ में आया, भले थोड़ा सा ही सही लेकिन इधर जाना चाहता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन फाइनली कहां जाएगा, ऊष्मीय वेग की वजह से वो ऐसा जाना चाहता है, फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई की वजह से वो थोड़ा सा इधर भी आना चाहता है। तो अब हम कैसे पता लगाएं कि इलेक्ट्रॉन फाइनली कहां जाएगा, तो आंसर है, आप एक काम कर लो, ऊष्मीय वेग ले लो और उस बल की वजह से जो उसको वेग मिला वो ले लो और दोनों का सदिश योग कर दो, दोनों का सदिश योग कर दो, अपने आप पता लग जाएगा इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहता है। तो हमने क्या किया, ये ऊष्मीय वेग है, इस बल की वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर चलना चाहता है, इधर की तरफ, दोनों का हमने क्या कर दिया, सदिश योग। सदिश योग का नियम मालूम है ना आपको, पहले वेक्टर के हेड से ही अगले वेक्टर का क्या लगाना है, तो पहले वेक्टर के हेड से अगले वेक्टर का हमने क्या जोड़ दिया, 10। समझ में आया। तो ये वेग किसकी वजह से है, ऊष्मीय वेग,
और ये वेग इलेक्ट्रॉन में क्यों आ गया? वैद्युत बल लगने के कारण आ गया। समझ में आया? अब ये इलेक्ट्रॉन जो कि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में यहां पर पहुंचता, वैद्युत क्षेत्र लगा देने से अब ये यहां नहीं पहुंच पाता, ये कहां चला जाता है? ये ऐसा चलते चलते यहां पहुंच जाता है। कुछ मेरी बात आपको समझ में आई? आप खुद सोचिए ना, आप यहां जाना चाहते थे, उधर से एक आदमी आया, आपको थोड़ा सा धक्का दे दिया उसने इधर की तरफ, तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, उसने हल्का सा पुश कर दिया आपको, तो बहुत ज्यादा तो प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा तो खिसक जाएंगे इधर की तरफ। ये खिसकने को ही हम अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं बार बार? ड्रिफ्ट। और हिंदी में इसको बोलते हैं अनुगमन, अपवाह, घसीट। तीनों नामों में से कोई सा भी नाम आप ले सकते हैं। कुछ बात समझ में आई? अब इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताइए, ये कौन से वेग की वजह से ऐसा सीधा जा रहा है? ऊष्मीय वेग की वजह से। इस पर भी वैद्युत बल लगा, अगर इस पर वैद्युत बल लगा तो वो वैद्युत बल इसको किधर ले जाना चाहता है बताओ? उस वैद्युत बल की वजह से इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेगा? इधर की तरफ, इधर की तरफ, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, कहां जाना चाहेगा? इसका मतलब आप समझ ही नहीं रहे हो किस तरफ बल लग रहा है इलेक्ट्रॉनों पर, इधर की तरफ। तो इस बल की वजह से इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहता है? वेरी गुड। तो अभी तक कहां मुंह बंद रहता है क्या तुम लोगों को? ये इलेक्ट्रॉन भी इधर जाना चाहता है, तो ये जा इधर रहा था, लेकिन बल की वजह से अब इसके पास दो वेग आ जाएंगे, एक वेग ऊष्मीय वेग और दूसरा वेग इसका जो बल लगने की वजह से इसको मिल गया, उस वेग की वजह से वो इधर जाना चाहता है। हमने फिर से वेक्टर एडिशन किया और देखा कि इलेक्ट्रॉन चलते चलते, जो कि अगर बैटरी ना लगाते तो वो यहां पहुंच जाता, लेकिन बैटरी लगाने की वजह से वो यहां नहीं पहुंचा, बल्कि चलते चलते वो यहां पर पहुंचा। ये इलेक्ट्रॉन भी अपने टारगेट से थोड़ा सा क्या हो गया? खिसक गया, अर्थात थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गया। सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताइए, ऊष्मीय वेग की वजह से वो इधर की तरफ जा रहा है, वैद्युत बल की वजह से वो थोड़ा इधर भी जाना चाहता है, तो रिजल्ट क्या होगा? कहां जाएगा? तो हमने बोला ऊष्मीय वेग में बल की वजह से जो वेग उसको मिलेगा उसका वेक्टर सम कर दो, सदिश योग कर दो, और वो इलेक्ट्रॉन चलते चलते यहां नहीं पहुंच पाएगा। वो इलेक्ट्रॉन चलते चलते कहां पहुंचता है? यहां पहुंच जाता है। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन बल की वजह से इधर चलना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन भी चलते चलते यहां पहुंच जाता है। तो ये चीज जो आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जहां उनको जाना है वहां नहीं जाते, बल्कि अपने मेन टारगेट से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में क्या हो रहे हैं? ड्रिफ्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा खिसक रहे हैं। इस घटना को बोलते हैं अनुगमन, अपवाह बोलते हैं इसको, ड्रिफ्टिंग कहा जाता है इसको। ठीक है? और देखिए, और जितने वेग से ये ड्रिफ्ट हुए हैं, जितने वेग से ये ऐसा खिसक गए हैं, ड्रिफ्ट हुए हैं, उस वेग को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग उसको कहा जाता है। कुछ बात समझ में आई? और आपको मैं बताऊं, ये अनुगमन वेग बहुत कम होता है। बहुत कम होता है मतलब कितना होता है? तो आंसर है ये लगभग 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड होता है। बस इतना छोटा सा वेलोसिटी आती है केवल इसमें, 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड की कोटि का ये वेग होता है, इतना कम। उसमें वेग कितनी कोटि का होता है? 10 की घात 5 मीटर पर सेकेंड उसमें भी था, 10 की घात 5 मीटर पर सेकेंड की कोटि का वेग होता है। लेकिन ये जो ड्रिफ्ट वाली वेलोसिटी है, खिसकने का जो वेग है, ये बहुत कम होता है, 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड की कोटि का होता है, इतना छोटा वेग है। बात समझ में आ गई? क्यों खिसके समझ आया? जैसे ही चालक तार को हम बैटरी से जोड़ते हैं, उसके दोनों सिरों के बीच पहले क्या आता है? विभवांतर उत्पन्न होता है। विभवांतर के कारण चालक तार के भीतर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस वैद्युत क्षेत्र के कारण हर इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक वैद्युत बल लगना प्रारंभ हो जाता है। इस बल की वजह से प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में
थोड़ा थोड़ा क्या होने लगते हैं, खिसकना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टिंग। और वो जितने वेग से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में खिसकते हैं उस वेग को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। नहीं समझ में आया? क्या ये वाले वेग ने, उसके पहले कौन सा वेग था, ऊष्मीय वेग। अब कौन सा एक नया वेग का नाम आ रहा है हमारे सामने, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ऊष्मीय वेग ने तो वैद्युत धारा नहीं बनाई, क्या अनुगमन वेग वैद्युत धारा बना सकता है? ऊष्मीय वेग कितना होता था, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अनुगमन वेग कितना होता है, लगभग 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो क्या ये वाला वेग वैद्युत धारा बनाएगा? ऊष्मीय वेग इतना ज्यादा था फिर भी वैद्युत धारा नहीं बना पाया। अनुगमन वेग तो 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड है, क्या ये वाला वेग वैद्युत धारा बना लेगा? आपको क्या लगता है, बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? लगता तो है कि नहीं बना पाएगा, क्योंकि जब इतने भारी वेग 10⁵ मीटर पर सेकेंड वेग ने वैद्युत धारा नहीं बना पाया तो ये कैसे बना पाएगा? लेकिन आंसर है कि अनुगमन वेग वैद्युत धारा बना लेता है। कैसे बना लेता है, क्यों बना लेता है? देखिए, वैद्युत धारा बन क्यों नहीं रही थी, रीजन याद है आपको? चालक तार में हमने एक क्रॉस सेक्शन लगाया और क्रॉस सेक्शन में हमने इलेक्ट्रॉन्स, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स को काउंट किया। उसमें संभावना क्या थी कि 1 सेकंड में अगर इधर से इधर जाने वाले इलेक्ट्रॉन 1 लाख हैं तो उसी 1 सेकंड में इधर से इधर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 लाख हो जाती है और नेट फ्लो कैसा हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से करंट नहीं बनती। अब यहां पर भी एक क्रॉस सेक्शन बनाइए, यहां पर भी ऐसा एक क्रॉस सेक्शन बना लीजिए और अब इलेक्ट्रॉन्स को गिनिए। जैसे ही आप क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो इस क्रॉस सेक्शन को पार करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को गिनिए। हमने काउंट किया 1 सेकंड में इधर से इधर जाने वाले इलेक्ट्रॉन हैं 1 लाख। देख रहे हैं आप ध्यान से, सुन रहे हैं? नहीं देख और सुन नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं? यहां पर हमने एक क्रॉस सेक्शन बनाया और हमने काउंट किया दैट विद इन 1 सेकेंड 1 lakhs इलेक्ट्रॉन्स हैव पास्ड दिस क्रॉस सेक्शन। इधर की तरफ पास किया, उसी 1 सेकेंड में इधर से इधर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 1 लाख, उससे कम, ज्यादा या 0? बताइए। इधर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 लाख, उसी 1 सेकेंड में इधर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0। एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया उल्टी दिशा में। जितने इलेक्ट्रॉन इसके भीतर हैं आप देख लो ना, आप देख लो, सारे इलेक्ट्रॉन, कोई ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, जैसे भी जा रहा था, लेकिन सब एक साथ एक ही दिशा में इधर की तरफ खिसकना शुरू हो गए। तो अब आप क्रॉस सेक्शन लगाओगे ना, अब आप गेट लगाने जाओगे यहां पर, तो इधर से इधर की तरफ पार करने वाले इलेक्ट्रॉन कितने? 1 लाख। क्या कोई इलेक्ट्रॉन ने ऐसा पार किया? ऐसा पार नहीं किया। तो इस क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉनों का नेट प्रवाह 0 हो गया या 0 नहीं हुआ? 0 नहीं हुआ। 0 नहीं हुआ, जाहिर सी बात है क्या बनेगी? करंट बनेगी ही। तो भले इलेक्ट्रॉनों का ये वाला वेग जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं, अनुगमन वेग बोल रहे हैं, ये बहुत कम है, लेकिन फिर भी इसकी वजह से क्या बन जाती है? करंट बनती है। और अब आप समझ गए क्यों बनती है? क्योंकि आप कहीं पर भी कोई भी क्रॉस सेक्शन लगाइए, उस पर एक दिशा में जाने वाले इलेक्ट्रॉन तो हैं, पर दूसरी दिशा में जाने वाले इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उस पर। इसलिए किसी भी क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाले नेट इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 नहीं होती। अगर नेट इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 नहीं होती तो I बराबर NE/T। अगर नेट इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 नहीं होती तो करंट बनती है। अब आप सोचोगे तो फिर तो बड़ी छोटी करंट बनती होगी। क्यों? क्योंकि अनुगमन वेग का मान ही 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, बहुत छोटा सा वेग है। ऐसा नहीं है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, वेग भले ही 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड है, लेकिन इधर से इधर कितने इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं? अभी लिखा था यहां पर आपने, 1 घन मीटर में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। तो भले एक इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो उसका वेलोसिटी बहुत कम है,
0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, लेकिन एक साथ चलते कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 टू द पावर 29। नंबर इतना ज्यादा होता है कि करंट भी ज्यादा बनती है, करंट कम नहीं रहती। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप इतने बड़े हैं, एक छोटा सा बच्चा है जो आपको बार बार इधर से ऐसे धक्का दे रहा है, वो अपने हाथों से ऐसा पुश कर रहा है। आप क्या सोचते हो, अरे इसके धक्के से हमको क्या फर्क पड़ता है? बात सही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका फोर्स कैसा है, बहुत कम है। लेकिन ऐसे अगर एक साथ एक डायरेक्शन पे 1 करोड़ बच्चे मिलकर आपको धक्का दे दें तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, आपको गिरा देंगे वो। समझ रहे हैं? तो वही चीज यहां पर भी है कि भले ही एक इलेक्ट्रॉन का वेग बहुत कम है, अनुगमन वेग, लेकिन इनका नंबर इतना ज्यादा है कि करंट बन जाती है। बात समझ में आई? तो ये सब कुछ जो हमने अभी तक सीखा उसमें बहुत सारी बातें सीखी हैं, और उसी में बातों में हमने एक वेग का नाम सीखा, अनुगमन वेग। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में एग्जामिनेशन में भी डेफिनेशन लिखने को आती है। तो अब एक हम काम करते हैं कि थोड़ा सा 2 लाइंस में इसकी परिभाषाएं वगैरह नोट कर लेते हैं जरा हम, और बताइए वैद्युत धारा बनने के लिए कौन सा वेग जिम्मेदार है? ऊष्मीय वेग कि अनुगमन वेग? अनुगमन वेग जिम्मेदार है। अनुगमन वेग कितना होता है? लगभग 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, बहुत छोटा सा होता है ये वेग। ठीक है, तो ठीक है, हम इसको नोट करते हैं, आप भी नोट कर लीजिए। देखिए अनुगमन वेग की डेफिनेशन में हमने क्या लिखा हुआ है। हमने लिखा है कि जब किसी चालक तार को किसी बैटरी के दोनों टर्मिनलों से जोड़ा जाता है। देखिए मैंने जितना बताया है बस उतना ही नोट कर दिया है, और आप भी सीधे से समझते जाएंगे, बड़ी आसानी से आपको सारे बात समझ में आ जाएगी कि जब किसी चालक तार को किसी बैटरी के दोनों टर्मिनलों से जोड़ा जाता है, बैटरी के दोनों टर्मिनलों से जोड़ा हमने, तो उस चालक तार के सिरों के बीच एक वैद्युत विभवांतर स्थापित हो जाता है। बताया हमने कि जैसे ही आप जोड़ोगे सबसे पहले क्या स्थापित होगा तार के सिरों के बीच में? विभवांतर। इसके कारण, किसके कारण? विभवांतर के कारण। चालक तार के अंदर, ये यहां पर मैंने अंतर लिख दिया है। चालक तार के अंदर धन सिरे से ऋण सिरे की ओर वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। अभी बताया भी हमने, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। कहां? चालक तार के भीतर। यह वैद्युत क्षेत्र क्या करता है? तो यह वैद्युत क्षेत्र प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर अपनी विपरीत दिशा में एक वैद्युत बल आरोपित करता है। वैद्युत क्षेत्र ने क्या किया था? हर इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया था, जिसके परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप? बल लगा ना हर इलेक्ट्रॉन पर, उसके परिणाम स्वरूप सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन थे, बल तो सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगा, लेकिन जितने फ्री इलेक्ट्रॉन थे उसमें, जितने मुक्त थे, वो सब वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं। आप देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये थी, लेकिन सब इलेक्ट्रॉन इस विपरीत दिशा में एक एडिशनल वेलोसिटी उनको मिल गई है, अतिरिक्त वेग। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अतिरिक्त वेग मिल गया है? क्योंकि एक वेग उनके पास पहले से था, कौन सा? ऊष्मीय वेग। अतिरिक्त वेग उनको मिल गया, एडिशनल वेलोसिटी। वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के इस निश्चित वेग को ही अनुगमन वेग कहा जाता है। अनुगमन वेग कहा जाता है। तो बताइए इन इलेक्ट्रॉनों में आपने ये जो वेलोसिटी है इसको कौन सा वेग बोला है? वेरी गुड, ऊष्मीय वेग। और इस वाले को कौन सा बोला? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। जितनी स्पीड में जैसा खिसकेंगे वो वाली वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो फिर आप सोचोगे फिर ये क्या बनाया है? जो तीसरा लाइन बनाई है ये उन दोनों का परिणामी बनाया है हमने। उन दोनों का क्या बनाया है? रिजल्टेंट बनाया है। अदरवाइज वो जितनी स्पीड में अपनी दिशा से खिसकेंगे वो वाले खिसकने का वो जो वेग है उसको हम बोलते हैं अनुगमन वेग। अपवाह वेग भी कहा जाता है, घसीट वेग भी कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
इस वेलोसिटी का हमने एक सिंबल बनाया, हर वेलोसिटी का सिंबल हम v बनाते हैं, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने सिंबल बनाया vd। v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी एंड स्मॉल d स्टैंड्स फॉर ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vd से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान कितना होता है? लगभग 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड के आसपास इसकी वैल्यू होती है। और किसी चालक तार में अनुगमन वेग ही वैद्युत धारा को बनाने के लिए उत्तरदायी है। बात समझ में आई? ऊष्मीय वेग तो वैद्युत धारा नहीं बनाता, कौन सा वेग वैद्युत धारा बनाता है? अनुगमन वेग वैद्युत धारा बनाता है। तो हम चाहें तो इस बात को भी नोट कर सकते हैं। किसी चालक तार में वैद्युत धारा बनने के लिए किसी चालक तार में वैद्युत धारा बनने के लिए यह अनुगमन वेग ही उत्तरदायी है। रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए ऊष्मीय वेग बहुत ज्यादा होता है फिर भी वो करंट नहीं बना पाता, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है फिर भी वो करंट बना लेता है। क्यों बना लेता है? क्योंकि उसमें उनकी एक निश्चित दिशा हो जाती है। किसी भी क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों का नेट नंबर जीरो नहीं होता, नेट फ्लो जीरो नहीं होता, जिसकी वजह से करंट बन जाती है। अब इतनी कम वेलोसिटी से चलेंगे तो भी करंट बहुत ज्यादा बनती है। क्यों? अगर कोई ये पूछे वेलोसिटी बहुत कम है फिर भी करंट इतनी ज्यादा कैसे बन जाती है, तो आप क्या जवाब देंगे? वेलोसिटी कम है लेकिन एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए करंट भी बन जाती है सफिशिएंट क्वांटिटी पे। ठीक है, तो ये आज हमने किसकी परिभाषा देखी? अनुगमन वेग। और क्या समझा आज पूरे अपने इस लेक्चर में? ये समझा कि किसी चालक तार में धारा कैसे बनती है, कब बनती है, क्यों बनती है, ये चीजें हमने सीखी। समझ में आ गया सभी को? तो अगर नेक्स्ट टाइम आपसे कोई कुछ पूछा जाए तो आप बता सकेंगे, सारे आंसर बता देंगे, सारे क्वेश्चंस के जवाब। ठीक है, तो आपके घर में जो चालक तार पड़ा है उसके भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? जोर से चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं? बहुत तेज चल रहे हैं, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो करंट बन रही होगी क्या? करंट नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि उनका निश्चित वेग नहीं है, निश्चित दिशा नहीं है, वेग अनियमित है। लेकिन जैसे ही आप बैटरी से जब जोड़ते हो तो क्या एक्शन होता है? अब आप समझ गए। बैटरी से जोड़ने पर सब इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा थोड़ा खिसकते हैं। ये खिसकने वाले वेग का नाम क्या रखा? अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से वैद्युत धारा बनती है। समझ आ गया? तो ये परिभाषा याद करें, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आज हम अपनी फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।